ठीक है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑन इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विथ द, कौन है भाई जिसके पास रियल पावर होता है? देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको यहां पर संघीय शासन व्यवस्था मिलती है। किस कैसे मिलती है? संसदीय, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता है कि यहां सत्ता के दो केंद्र होते हैं। एक के पास होती है वास्तविक सत्ता, जो रियल उसका जो है पालन करता है, उपयोग करता है, और दूसरे के पास होती है वहां वास्तविक, और दूसरे के पास होती है औपचारिक, मतलब फॉर्मल पावर। तो ये औपचारिक सत्ता आपकी होती है आपके पास उसी तरह जिस तरह ब्रिटेन के राजा के पास औपचारिक शक्तियां होती हैं। क्यों? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है। तो औपचारिक शक्तियां होंगी आपकी राष्ट्रपति के पास, और वास्तविक शक्तियों का स्वामी होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होगा? रियल पावर होगी किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। तो वास्तविक शक्तियां, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां, रियल एग्जीक्यूटिव पावर कहां पर है? प्रधानमंत्री के पास। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो संसद में कुछ समितियां बनती हैं, संयुक्त समितियां, ज्वाइंट कमेटी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन एक समिति ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का प्रतिनिधित्व है। यह संसद की सभी अस्थायी समितियों में क्या है? सबसे बड़ी समिति है। पहली बात, सबसे बड़ी समिति है, और इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कुल कितने? 30 सदस्य। तो यहां जितनी समितियां जो है दी गई हैं, इसमें सबसे पहले लोक लेखा समिति पे आते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 आते हैं लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से। फिर आ जाते हैं आश्वासन समिति में। आश्वासन समिति का भी वही हाल है। लोक उपक्रम समिति आते हैं, यहां पर भी वही हाल है। 15 और 7 की व्यवस्था यहां पर है। एकमात्र समिति है एस्टीमेट कमिटी, जिसे आप आकलन समिति कहते हैं। आकलन समिति, प्राकलन समिति, अनुमान समिति, कई नाम हैं इनके। तो आकलन समिति इकलौती ऐसी समिति है जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, और यह लोकसभा की सबसे बड़ी समिति है। इस समिति में जो है टोटल के टोटल लोकसभा के लोग होते हैं, राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका तीसरा क्वेश्चन है। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो आपके यहां जो द्विसदनीय व्यवस्था है, एक को आप कहते हैं लोकसभा, दूसरे को कहते हैं आप राज्यसभा। तो लोकसभा आपका अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी मतलब टेम्परेरी है, जनता का सदन है। ठीक, ये लोकप्रिय सदन है। कैसा है? लोकप्रिय सदन है। लेकिन राज्यसभा कैसा है? राज्यसभा राज्यों का सदन है। कैसा है? राज्यों का सदन है। अब राज्यों का सदन है अगर ये, तो जनता का सदन हो सकता है क्या? कतई नहीं, ये जनता का सदन नहीं है। ये लोकप्रिय हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और जस्ट अपोजिट आ जाइए, ये लोकसभा अस्थायी है और यह लोकसभा अस्थायी है और यह स्थायी सदन है, और अस्थायी चीजें कभी भंग नहीं होती। तो यहां पर ना तो राज्यसभा का चेयरमैन उसे भंग कर सकता है, ना राष्ट्रपति भंग सकता है, और ना ही संयुक्त संसद का संयुक्त सत्र भंग कर सकता है। इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने में कोई भी सक्षम नहीं है। दैट इज द परमानेंट हाउस। ओके, तो आपका रियल आंसर क्या होगा? डी। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ठीक, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों का प्रावधान है। 54 उसका निर्वाचक मंडल है। आ जाते हैं निर्वाचन में, निर्वाचक मंडल है। 55 में, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन रीति है। क्या है?
निर्वाचन रीति, इलेक्शन पॉलिसी क्या होगी उसकी, ठीक, ये इलेक्टोरल है 54। तो अगर 54, 55, 52, 53 या किसी भी आर्टिकल में अगर विवाद हो रहा है, कोई कारण है विवाद का, तो उसके विषय में निर्णय देने की जो शक्ति है वो मात्र और मात्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। क्लियर, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया के पास जाएगा मामला, चाहे वो राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन का विवाद हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद हो, दोनों के दोनों विवाद यही जाएंगे। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यस, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है, एक इलेक्टोरल होता है, जैसा कि राष्ट्रपति में है वैसा ही एक निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है। बट याद रहे कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो यहां पर कौन कौन शामिल होगा, लोकसभा शामिल होगी बिल्कुल, राज्यसभा शामिल होगी बिल्कुल, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जी नहीं, ये तो शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल नहीं, यहां पर सभी सदस्य शामिल किए जाते हैं, चाहे निर्वाचित हो, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे वो नॉमिनेटेड हो। हां, संसद के दोनों सदनों के सदस्य यहां पर कहीं भी वेरीफाई नहीं किया गया है कि ये इलेक्टेड होंगे या सिलेक्टेड होंगे या बोथ होंगे, तो यहां पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों आ जाएंगे, संसद के दोनों सदस्य। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपका राइट आंसर होगा पार्लियामेंट के दोनों जो है बोथ हाउस के मेंबर्स। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। तो पहली बात तो आपको बता दें, आपका ये आपात उपबंध या आपात व्यवस्था इमरजेंसी जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में कॉपी है, पहली बात। और आपात उपबंध के लिए 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तीनों प्रकार के आपातकाल को आप 101 को अनुच्छेद 352 में, दूसरे को 356 में और तीसरे को 360 में पढ़ सकते हैं। अब तीनों अलग अलग प्रकार का है। 352 में क्या है, ये है युद्ध या बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण। और दूसरा एक कारण और बताया गया है, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। 356 में है राज्य में राष्ट्रपति शासन, 360 में है वित्तीय आपातकाल, कैसा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 प्रकार का आपातकाल आपके यहां है। ये 352 का आपातकाल यही राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है। इसमें 2 कंडीशनों में लगाया जा सकता है, एक तो है युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय, तो यहां वही पूछा है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाएगा। सभी मौलिक अधिकार यहां सस्पेंड कर दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2021 को छोड़कर। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था। एक ऐसे राष्ट्रपति हैं ये जिनके नाम पर, जिनके स्मृति में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव के थे। कहां के थे, सर्वपल्ली, इसीलिए इनके नाम के आगे लिखा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली शब्द जो इनके नाम में लगा हुआ है, ये इनके पूर्वजों के ग्राम, गांव का नाम है। इनके पूर्वजों ने डिसाइड किया था कि हम अपने नाम के आगे सर्वपल्ली टाइटल रखेंगे ताकि आने वाले समय में हम अपने गांव को न भूल सके। भारत के ये पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, और लगातार 2 कार्यकाल तक ये उपराष्ट्रपति रहे, और पहले ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किए, तो वो हैं मिस्टर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक दार्शनिक थे, इसलिए इनकी विचारधारा ऐसी थी। राष्ट्रपति द्वारा, अगला क्वेश्चन है ये, राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। नामित इन द सेंस ऑफ नॉमिनेटेड, मतलब मनोनीत किया जाता है। क्लियर, तो यहां पर 5, 12 या कुल सदस्यों का 5वां भाग या 10 सदस्य। तो आपको बता दें, ये व्यवस्था जो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन है, ये भारतीय संविधान में
आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से, और आयरलैंड के 1937 के संविधान से ली गई है। क्लियर? एक बात तो ये जान लीजिए। दूसरी बात, बेसिकली इसका कारण क्या है? हमारी संसद में सभी लोगों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता, इसलिए ऐसे क्षेत्र को बचा करके रखा गया है जहां कम लोग हैं, कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान। इन क्षेत्रों से कुल 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस सीरीज का 8वां सवाल हो, 9वां सवाल है। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। मतलब आपके यहां 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिया गया है, याद रहे। आपके टोटल 12 शेड्यूल में जो 7वां शेड्यूल है, इसमें दी गई है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरी है समवर्ती सूची। तो यहां पर संघ सूची पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। तो जब समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, तो किस कंडीशन में ये एक संघ सरकार मतलब संसद राज्य के ऊपर कानून बना सकती है? मात्र और मात्र एक नहीं, 2-3 कंडीशन है, वो बता देता हूं। पहली बात, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रपोजल पारित कर दे कि राज्य सूची पर कानून बनाइए, तब संसद को अधिकार प्राप्त हो जाता है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात की सिफारिश करें कि इस विषय पर कानून बनाए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में संसद कानून बनाती है तो उन्हीं दोनों राज्यों पर लागू होगा। तीसरी कंडीशन है, अगर देश में आपातकाल लागू है 352 के तहत, तो भारत उस समय एकात्मक हो जाता है, पूरी तरह यूनियन हो जाता है, राज्य सरकारों के भी अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो संसद को फुल पावर मिलता है। 352 की कंडीशन में संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। क्लियर? आते हैं लास्ट सवाल पे, आखिरी सवाल है ये आपका। जी हां, ये देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो बात है आर्टिकल 57 की, अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए जितनी बार वो चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है। यह अलग बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूसरी बार के बाद चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो एक सामान्य सी परंपरा है, ये परंपरा है, न कि कोई बाध्यता कि दूसरी बार के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लेकिन संवैधानिक तौर पर अनुच्छेद 57 के तौर पर जितनी बार वो चाहे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी कठोरता लाई गई है कि अब नियम बना दिया गया है कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पर्चा भर सकता है जिसके नाम का प्रस्ताव कम से कम 50 लोग करें। मतलब 50 प्रस्तावक होने चाहिए, प्रपोजल करने वाले, और फिर 50 समर्थक होने चाहिए, ठीक, सपोर्ट करने वाले। तो 50 लोग नाम का प्रपोजल करें और 50 लोग कम से कम समर्थन करें। ऐसे 50-50 लोग जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब विधायक या सांसद, तो ऐसे व्यक्ति को ही चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो जितनी बार तो ये प्रपोजल और ये मिलता रहे, उतनी बार जो है आप लोग ये देख सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। क्लियर फ्रेंड? तो आज के सेशन में बस